नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 67 पीटी 10,000 क्वेश्चन के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं मानव रोग। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और एक बात है कि देखिए ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो देखिए अभी जो ये एक सबसे पहली बात है कि ये एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, तो इसे आप जो है कभी भी इसको आप एज ए रिवीजन देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें बाकी हैं, तो उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे एग्ज़ाम तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इंसान का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर। तो देखिए ये होता है 120/80, ठीक है। ये 80 जो है इसे डिस्टॉल कहते हैं, डिस्टॉल, और 120 को सिस्टॉल कहा जाता है। इस डिस्टॉल में क्या होता है, अलिंद जो है ये नॉर्मल होता है, मतलब सिस्टॉल में पहले दबता है अलिंद, लेकिन डिस्टॉल में ये नॉर्मल होता है, तो ये चलता है इसमें। यदि ये 120 से 140 हो जाए तो इस स्थिति को हाइपर टेंशन कहते हैं। 140 होने पर, जब 140 हमारा सिस्टॉल हो जाएगा तो इसे हाइपरटेंशन कहेंगे। और इसके बाद क्या होगा, बीपी जो है बढ़ जाएगा। बात करें ब्लड प्रेशर की, तो इसको नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट कहता है कि किस वैज्ञानिक ने विटामिन सी के अद्भुत गुणों को बताया। जैसे सर्दी के इलाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है, कैंसर के खिलाफ एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बताया था लिनस कार्ल पालिंग ने। लिनस कार्ल पालिंग ने बताया कि विटामिन सी के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयोग हैं या उपयोग हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। और एंजाइम क्या करता है, तो ये अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज कर देता है एंजाइम, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जीवित जीवों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातु होते हैं। इसमें जो अति आवश्यक पदार्थ शामिल हैं कौन सा होता है। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चार जो हैं ये आप इसे कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बात करें इनके कार्य की, तो देखिए कैल्शियम हमारे हड्डी में होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। कई दफ़ा मैग्नीज ऑप्शन में रहता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों का कार्य, मुख्य रूप से कार्य पेशी के संकुचन में ये दोनों जो है पोटेशियम और सोडियम ये सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन है। पूछ ले कि कैरोटीन क्या है, तो कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है। और एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है, ध्यान रखना है। एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक एमिनो एसिड का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिए आवश्यक जो एमिनो एसिड होते हैं इनका निर्माण हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करने से होता है, जबकि जो अनावश्यक एमिनो एसिड है उनका निर्माण शरीर में खुद होता है, ध्यान रखना है। अगला, डिप्थीरिया, निमोनिया एवं कुष्ठ रोग किससे होता है। तो डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग ये जो होता है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। जीवाणु के प्रभाव से जो डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ रोग होता है। बात करें, कहता है एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, ये तीनों जो है वायरस से होने वाले रोग हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया। बात करें, कहता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल एनीमिया, ये जो है सिकल एनीमिया है, ये जो सेक्स लिंक्ड की वजह से होने का रीज़न है। और वर्णांधता और हेमोफीलिया ये दोनों जो है ये आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्लेग, पोलियो, जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ये बीमारी अक्सर जो है बिहार, यूपी में प्रभाव डालता है, ध्यान रखना है किसके कारण क्या होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंग प्रत्यारोपण ये कब हुआ था पहली बार। तो 1959 1959, और ये किया था जोसेफ ई मूरे ने। जोसेफ ई मूरे के द्वारा 1959 में अंग प्रत्यारोपण पहली बार किया गया था। बात करें बाईपास सर्जरी की, तो ये 1960 अल्बर्ट आइंस्टीन। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो 1978 में हुआ था। और प्लास्टिक सर्जरी 1827 जॉन पीटर ने सफल किया था।
अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है कि तपेदिक और कुष्ठ रोग दोनों के उपचार के लिए कौन सी जो रोगाणुरोधी दवा उपयुक्त है, तपेदिक में भी और कुष्ठ रोग में भी। तो ये दवा का नाम है रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन दवाई जो है ये तपेदिक और कुष्ठ रोग के उपचार में सहायक होता है। बात करें ये रिफेम्पसिन क्या है, तो ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो साइड इफेक्ट होता है उसको ये एंटीबायोटिक ख़त्म करता है। ध्यान रखना है, सवाल पूछ सकता है रिफेम्पसिन क्या है ना, तो ये एक एंटीबायोटिक है। बात करें आइसोनियाजिड और स्टेप्टोमाइसिन। आइसोनियाजिड और स्टेप्टोमाइसिन ये दोनों दवाई जो है ये दोनों भी एंटीबायोटिक है जो कि टीबी में हेल्प करता है, ट्यूबरक्लोसिस में हेल्प करता है। ध्यान रखना है, आइसोनियाजिड और स्टेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है कि कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, एड्स HIV वायरस के कारण होता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बात करें एल्जाइमर में क्या होता है, तो देखिए शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है, ध्यान नहीं रह पाता है चीज़ें। अगला देखिए क्या कहता है, एंडोस्कोपी शरीर के अंदर भागों का पता लगाने के लिए होता है। एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, ये एंडोस्कोपी जो शरीर के अंदर एक छोटा सा पाइप डाल के मुंह के द्वारा डाल के अंदर क्या स्थिति है, कैसी चल रही है वो देखा जाता है। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करें, कहता है कि एंडोस्कोपी करने से पहले बेरियम दवा को रूप में दवा को जो है खिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेरियम जो है ये हरा रंग प्रदान करता है शरीर में, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो ये ध्यान रखना है पुणे में। पोषण संस्थान हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। बात करें इसरो का, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला सवाल कहता है लथ्यवाद या लेथारिज्म किसके अधिक सेवन करने से होता है। तो ये देखिए, जब कोई खेसारी दाल को लगातार काफ़ी दिनों तक और दूसरी दाल खाता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है, लेथरिज्म। ठीक है, मशरूम जो है देखिए ये फंगस होता है, कुछ मशरूम जो हैं खाद्य या खाने योग्य एडिबल होते हैं। नेक्स्ट कहता है अनुवांशिक रोग है, तो देखिए हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सारे रोग जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं ये अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। हीमोफीलिया की बात करें तो इसे शाही बीमारी कहते हैं। इसका पता 25 दिसंबर को लगा था, इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है कि WHO के अनुसार वह बीमारी जो सर्वाधिक लोगों की मौत का कारण है, तो ये बीमारी है टीबी, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ध्यान रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बात करें दूध का पास्चुराइजेशन की, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, तो ये देखिए दो स्थिति में होता है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। एक है 62.8 ये पॉइंट है और 30 मिनट तक के लिए। अगला होता है 71.1 डिग्री, ये 15 सेकेंड के लिए। तो इस सिचुएशन में जब हम गर्म करते हैं तो जो मिल्क होता है वो पास्चुराइज हो जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, टेम्परेचर पूछा जाता है। बात करें BCG का टीका, तो BCG का टीका जन्म के पश्चात जो है 48 घंटे के भीतर लगाना आवश्यक है। सवाल ऐसे भी पूछता है कि कब लगाना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद, 1 साल बाद, जन्म के इतने घंटे बाद। तो ध्यान रखना है BCG का जो टीका होता है वो जन्म के 48 घंटे के भीतर लगाना आवश्यक होता है। बात करें BCG का, तो उसका पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया सवाल है। एड्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं HIV वायरस के कारण होता है। मलेरिया ये फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा मलेरिया। नेक्स्ट कहता है मेटास्टोटिस से वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो देखिए मेटास्टेटिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होता है। ठीक है, और कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होना ही कैंसर कहलाता है। कैंसर की स्टडी को ऑक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कैंसर के इलाज में रेडॉन, कोबाल्ट, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है एड्स का लक्षण कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला लक्षण जो है लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, रात में पसीना, याददाश्त की कमी, वजन कम, थकावट
ज़्यादा। ये प्रमुख लक्षण एड्स के हैं। बात करें एड्स तो ये HIV वायरस के कारण होता है। इसका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ELISA, ELISA, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा गया है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ये ELISA का पूरा नाम है। अगला कहता है कि भारत में किसकी बीमारी, मैंने कौन सी बीमारी की कमी को दूर करने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही के लिए पोषण की कमी जो कि आवश्यक है, लोगों में होनी चाहिए, तो वो है जेरेप्थेलमिया। इसको शुष्काक्षीपाक भी कहते हैं, ठीक है। ये आँखों में होता है। इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी ही कमी से रतौंधी होती है। जेरेप्थेलमिया में आँखों में सूखापन होता है। बात करें विटामिन सी का तो देखिए इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। स्कॉर्बिक याद रखना है। बात करें विटामिन डी की तो इसकी कमी से जो कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन B3 की बात करें तो इसका नाम जो है नियाग्रा, और कमी से पेलाग्रा बीमारी होती है। नेक्स्ट कहता है कि डेंगू बीमारी किसके कारण होता है, तो डेंगू होता है एंडीज एजिप्टी से। एंडीज एजिप्टी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मलेरिया, मादा एनाफ्लीज। डेंगू वायरस के कारण होता है और इसका जो वाहक है एंडीज एजिप्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाक से खून त्वचा पर चकते, देह हाथ में काफ़ी दर्द रहता है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दुधारू पशुओं में संक्रामक रोग होता है, तो देखिए इनमें जो है फुट एंड माउथ रोग होता है वायरस से, ठीक है। उसके बाद काव पॉक्स भी हो सकता है, ये जिसे ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है, जो कि आगे कहता है एंथ्रेक्स भी बीमारी होती है पशुओं में, जो कि बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। बात करें एंथ्रेक्स की तो इसे बायोलॉजिकल वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि दुधारू पशुओं में एंथ्रेक्स बीमारी होने का कारण क्या है, तो देखिएगा ध्यान रखना है बैक्टीरिया से। वहीं फुट एंड माउथ का रीज़न है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर मनमोहन रेड्डी विख्यात हैं, तो किस लिए विख्यात हैं, तो ध्यान रखिए मनमोहन रेड्डी ने 2005 में शिशु का जो है मतलब पूरी तरह से सफल धमनियों की प्रक्रिया को प्रत्यारोपण किया था, जिसे धमनी स्विच कहा जाता है। इसमें इन्होंने 700 ग्राम के बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर मनमोहन रेड्डी ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि एड्स फैलने का रीज़न क्या है, तो देखिए एड्स संभोग से फैलता है। ब्लड दान मतलब देने, माफ़ करें दान नहीं, मतलब दूषित ब्लड को चढ़ा देने से होता है। गर्भवती माँ से बच्चों में भी हो सकता है यदि माँ को एड्स हो तो। बात करें एड्स की, HIV वायरस से फैलता है। एड्स में ELISA टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड एसिड सॉर्बेंट एसे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया की बात करें तो इसमें हमारा RBC और लीवर प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इंसेफ्लाइटिस में क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना है मस्तिष्क। ये सारे ये बीमारी इंसेफ्लाइटिस ये हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, इन सभी में इसका हर साल कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान रखना है। इंसेफ्लाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है, फाइलेरिया में लिम्फ नोड प्रभावित होता है, और ल्यूकेमिया में अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। तो बीमारी उससे प्रभावित अंग भी पूछे जाते हैं। अगला है एर्गोटिज्म, मतलब टेढ़े हाथ पैर किसके खाने से होता है, तो दूषित अनाज के सेवन से ये बीमारी होती है। अगला सवाल, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग क्या है, तो मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा का क्या काम है, तो हमारे शरीर में जो वसा होती है वह शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। और हम बात करें हमारा वसा, तो ये जमा होता है एडिपोज उत्तक में। बहुत इंपॉर्टेंट, वसा कहाँ जमा होता है, एडिपोज उत्तक में हमारा वसा जमा होता है। अगला, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो देखिए फ्रक्टोज, ये शहद का प्रमुख घटक है। बात करें फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। बात कर लें सुक्रोज की, तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज की बात करें तो इसे इंस्टेंट एनर्जी देने वाला भी कहते हैं,
मतलब तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला देते हैं तो सुक्रोज बन जाता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं और फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। सुक्रोज को कैन शुगर कहा जाता है। ध्यान रखिए, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज, कैन शुगर, सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन का परीक्षण किसका पता करने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन परीक्षण करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पता करने के लिए। यदि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें हम लोग पता कर रहे हैं तो ये जो है उसका कलर ब्लू हो जाता है और नहीं होने पर येलो हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहता है कि स्टार्च और सेलुलोज का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो देखिए, स्टार्च और सेलुलोज क्या होता है। सबसे पहले तो दोनों जो है ये पादप मूल का है। ठीक है, दोनों जो है ये ग्लूकोज अणु से बना होता है। स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू या येलो रंग प्रदान करता है लेकिन सेलुलोज नहीं करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अन्य मांसाहारों की अपेक्षा मछली खाना ज़्यादा बेहतर क्यों माना जाता है। तो कहता है मछली में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अर्थात असंतृप्त वसीय अम्ल होता है जो आसानी से पच जाता है और उत्तक निर्माण में काफ़ी सहायक होता है। नेक्स्ट, भैंस के दूध में एवरेज वसा की मात्रा जो है औसत मात्रा कितनी होती है भैंस के दूध में। तो 7.2। सामान्य गाय की बात करें तो 3 से 4%, इसलिए भैंस का दूध कहता है पीना चाहिए। अगला, असंतृप्त वसा में कौन सा बंधन होता है। अनसैचुरेटेड जो फैट होता है उसमें डबल और ट्रिपल दोनों बंधन पाए जाते हैं। बात करें, कहता है कि असंतृप्त वसा जो है ये अधिक प्रतिक्रियाशील होता है संतृप्त वसा की तुलना में। ठीक है, ये ज़्यादा कह सकते हैं आप बेनिफिशियल है। वसा क्या है, तो वसा ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल का मिक्सचर है। ये वसा 64 में पूछा गया था। नेक्स्ट कहता है असंतृप्त वसा, तो ये रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड अवस्था में हो जाता है। अगला कहता है कि किस विटामिन की कमी से हृदय गति रुक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी कंफ्यूजिंग। देखिए, विटामिन बी वन जिसे थायमिन भी कहते हैं, इसकी कमी से हृदय गति रुक सकती है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला सी की बात करें, विटामिन सी का नाम स्कर्बी कमी से जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्बी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का नाम है। स्कर्बी में क्या होता है, मसूड़ों से खून, दांत कमजोर, ये सब बीमारी होती है। बात कर लें विटामिन ए की जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी, त्वचा शुष्क एवं रूखी, जीरोप्थेल्मिया, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला कहता है कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में कौन सा अन्य पोषक तत्व होता है। तो दूध में देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम और पोटेशियम होता है। ठीक है, कैल्शियम हमारे हड्डी में हड्डी को मजबूत करने के लिए सहायक होता है, जबकि पोटेशियम की बात करें तो मांसपेशी संकुचन में पोटेशियम सहायक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया, ध्यान रखिए। मांसपेशी संकुचन में सहायक पोटेशियम। अगला कहता है कि दूध में विटामिन सी एवं आयरन नहीं होता, बाकी सारा चीज़ होता है। ठीक है, विटामिन सी और आयरन दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से लैक्रिमल ग्रंथि प्रभावित होती है। तो देखिए, लैक्रिमल ग्रंथि जो है ये आँखों से संबंधित है और आँख की बात आए तो विटामिन ए को ध्यान में रखना है। विटामिन ए की कमी से हमारा जो लैक्रिमल अश्रु ग्रंथि है ये प्रभावित हो जाता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया होता है, आँखों में सूखापन हो जाता है। बात कर लें विटामिन डी की, तो देखिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है क्योंकि इससे हमें कैल्शियम मिलता है, तो ध्यान रखना कैल्शियम विटामिन डी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फैक्ट है। आगे कहता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर, रिकेट्स, ये सब होते हैं क्योंकि इसमें जो है हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है। बात करें विटामिन बी1 जिसका नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी हार्ट अटैक आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लगभग कितने प्रतिशत लोगों में RH प्लस फैक्टर होता है। तो प्लस फैक्टर वाले लगभग 90% हैं, 10 वाले में RH माइनस फैक्टर होता है। बात कर लें, RH फैक्टर को ढूंढा था लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, ध्यान रखिए। ठीक है, लैंडस्टीनर ने मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण की खोज की थी, लेकिन RH फैक्टर को इन दोनों ने मिलकर ढूंढा था। बात कर लें एड्स की, तो देखिए एड्स में एलिसा का टेस्ट होता है, जिसका एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ये इसका पूरा नाम है। एड्स वायरस से होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहता है कि शीतल पेय पदार्थ
सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए इसमें होता है सिट्रिक अम्ल, थोड़ा सा खट्टापन के कारण इसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन जब उसको हम लोग खोलते हैं तो एक टप सा आवाज़ आता है, उसमें एक गैस निकलता है, वो गैस होता है CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि औषधीय उत्पाद कुनेन किससे प्राप्त होता है? ये हमें मिलता है सिनकोना की छाल से, कुनेन। और कुनेन का प्रयोग जो है मलेरिया इलाज में किया जाता है। अब मलेरिया रोग में प्रभावित हो जाता है हमारा RBC और लीवर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि खसखस का जो पौधा होता है इससे हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, मॉर्फिन। और मॉर्फिन जो है पेन में प्रयोग किया जाता है। रंग चेंज हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, नीला ठीक है, हाँ ठीक है। मॉर्फिन का प्रयोग किस में किया जाता है? जैसे मतलब इस खास करके जब आप देखते होंगे मूवी वगैरह में कि अगर हमारे सोल्जर घायल हो जाते हैं, कोई भी सोल्जर, तो वो क्या करते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शन डालते हैं ताकि पेन को कम किया जा सके। तो ध्यान रखना है, मॉर्फिन जो है खसखस के पौधे से भी प्राप्त किया जाता है। बात करें पेनिसिलिन की, तो देखिए ये कवक से हमें मिलता है। पेनिसिलिन हमें किससे मिलता है? कवक से। अगर पूछ ले किस कवक से, तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से हमें पेनिसिलिन मिलता है और इसी में ये खोजा गया था। बात करें इसकी खोज की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे खोजा था, पेनिसिलिन। नेक्स्ट कहता है कि कंजक्टिवा या नेत्र श्लेष्मा शोथ में प्रभावित अंग है, कंजक्टिवा। तो इसमें देखिए कंजक्टिवा में हमारी आंखें जो है ये सूज जाती है, प्रभावित हो जाती है। वहीं आगे कहता है डर्मेटाइटिस में हमारा त्वचा जो है ये प्रभावित होता है। गाउट, ठीक है, ग्वाइटर, इसमें हमारा जोड़, शरीर के जोड़ प्रभावित होते हैं। मेनिंजाइटिस में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। बात करें मेनिंजाइटिस की, तो ये बैक्टीरिया से होता है। अगला सवाल, कैल्शियम के अवशोषण और अपचयन मेटाबॉलिज्म में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये है विटामिन डी। अभी हम लोगों ने देखा था यही क्वेश्चन। बात करें विटामिन डी का, तो इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं और इसी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को, ध्यान रखिए, कैल्सीफेरॉल। बात कर लें विटामिन B12 की, तो देखिए ये B12 जो होता है ये लाल रक्त कोशिका निर्माण में सहायक होता है। सवाल पूछ ले कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिका निर्माण में सहायक होता है, तो विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। बात कर लें विटामिन C की, तो शरीर में कोलेजन का गठन, विटामिन डी के निर्माण में सहायक कौन सा विटामिन है, तो विटामिन C। इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, विटामिन डी फिर से आपको आ जाना है, ध्यान में रख लेना, कैल्सीफेरॉल और सनशाइन विटामिन। अगला है विटामिन ई, तो देखिए इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इसकी कमी से जो है मतलब जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अंकुरित अनाज वगैरह में विटामिन ई बहुत मात्रा में पाया जाता है, जैसे चना या और भी जो अंकुरित होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है? तो ये बीमारी है स्किन कैंसर। अभी कुछ दिन पहले देखिए पेपर में ही आया हुआ था कि अपने राज्य बिहार में जो है आर्सेनिक की मात्रा दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है और प्रत्येक वर्ष लगभग जो है 15 से 18 हज़ार नए कैंसर के रोगी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो काफ़ी चिंताजनक विषय है ये। ठीक है, पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने पर कैंसर बीमारी हो जाती है। विटामिन B3, नियासिन कमी से पेलाग्रह होता है। अल्जाइमर रोग, देखिए अल्जाइमर रोग में क्या होता है, तो एसिटाइल कोलिन एक, जिसमें क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से ये जो मतलब हम लोग जो है भूलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है पार्किंसन रोग। इसमें देखिए क्या होता है, पार्किंसन रोग में डोपामीन का उत्पन्न होता है, जिस कारण क्या होता है मस्तिष्क जो है अनियंत्रित हो जाता है पार्किंसंस रोग में। अगला कहता है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो ये किया था जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। बात कर लें पोलियो का, तो ये वायरस से होता है। ठीक है, लुईस पास्चर ने दूध का पास्चुराइजेशन खोजा था। दूध का पास्चुराइजेशन 2 विधियों से होता है, 62.8 30 मिनट के लिए, 71.7 15 सेकंड के लिए। अगला सवाल, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार जो तत्व है ये है नाइट्रेट। नाइट्रेट की वृद्धि से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, त्वचा में नीलापन हो जाता है। जब त्वचा में नीलापन हो जाता है, इस स्थिति को मीथेहीमोग्लोबिनिया कहते हैं, मीथेहीमोग्लोबिनिया। ठीक है, बात कर लें फ्लोराइड की। जब हमारे शरीर में फ्लोराइड अधिक हो जाएगा तो दांतों के लिए जो है ये आवश्यक है, लेकिन जब अधिक हो जाए तो ये फ्लोरोसिस बीमारी नामक करता है, दांत हमारे कमज़ोर कर देते हैं। एक तरफ से आप बैलेंस में होना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन अगर अधिक होगा तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, दांत मसूड़े ये सब कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है
डेंटल इनेमल के पिघलने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर है। ये फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने पर दांत जो हैं क्षीण होने लगते हैं। अगला सवाल, रक्त के जमाव हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो रक्त को जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है, जिसे कि फिलोक्विनोन भी कहते हैं। नाम सभी विटामिनों का हमें ध्यान में रखना है, और हम लोग एक एक विटामिन को कई दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। विटामिन के, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन की बात करें तो देखिए ये नाम है विटामिन के का। विटामिन के क्या करता है? तो रक्त को जमाने में मतलब सहायक होता है। और हीमोफीलिया नामक एक बीमारी होती है जिसे शाही बीमारी भी कहते हैं, क्रिसमस डिजीज कहते हैं। ये जो है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, बात कर लें, देखिए प्रोटीन भी आवश्यक है रक्त को जमाने के लिए। कौन सा? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और इन दोनों में अगर सबसे आवश्यक पूछ ले तो आवश्यक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, क्योंकि ये जहाँ पर कटता है वहाँ पर एक लेयर, मतलब एक जाल का एक लेयर बनाता है ये वाला प्रोटीन, जिससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो देखिए इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होती है। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होती है। ठीक है, सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है मतलब इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखिए। विटामिन ए की बात करें तो इसे रेटिनॉल कहते हैं। कमी से रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लॉक्टजा बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो टिटनस को लॉक्टजा भी कहा जाता है। जबड़ा जो है लॉकजा हो जाएगा। बात करें टिटनस की तो देखिए ये क्लेस्ट्रोडियम टिटेनी के कारण होता है। किसके कारण टिटनस? क्लेस्ट्रोडियम टिटेनी के कारण टिटनस होता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि काला जार किस कारण होता है, तो ये होता है वर्सल लिस्मीनियासिस के कारण, वर्सेला लिस्मीनियासिस के कारण ये काला जार होता है। कॉन्क्रेट बीमारी है सेक्सुअल डिजीज, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से, कुष्ठ भी बैक्टीरिया से। नेक्स्ट कहता है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी में होता है? तो विडाल टेस्ट हम लोग कराते हैं टाइफाइड बुखार में, और टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट कहता है पित्त ज्वर, हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका कि वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो कि फैलता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, और इसमें हमारा प्रभावित होता है आरबीसी और लीवर। आगे देख लेते हैं, कहता है कि रक्त का वह भाग जो शरीर की रक्षा करता है। तो WBC हमारे शरीर की रक्षा करता है, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट क्या करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ल्यूकोसाइट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। WBC में केंद्रक होता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं होता, अपवाद में आता है ऊंट लामा। नेक्स्ट, ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए डेंगू को क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार, जो कि हमें फैलता है वायरस से, और इसका वाहक है एडीज इजिप्टी। देखिए डेंगू, एडीज इजिप्टी, मलेरिया, मादा एनाफ्लीज, कंफ्यूज नहीं करना है। बात कर लें टाइफाइड की तो देखिए इसका होने का रीज़न है साल्मोनेला टाइफी, इसके कारण टाइफाइड होता है, और टाइफाइड में हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं। ठीक है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट कहता है राइनाइटिस, इसमें जो है नाक में सूजन होती है, क्योंकि हमारे नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट कहता है किसी व्यक्ति को आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली दी जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो उस व्यक्ति में या उस महिला में जो है खून की कमी है, इसलिए उसे आयरन और फोलिक एसिड की गोली दी जा रही है। खून की कमी मतलब तो खून कम होगा तो आयरन कम होगा। ठीक है, इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम खाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती है, मतलब हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें कैल्शियम खाया जाता है। गंडमाला या ग्वाइटर, घेंघा वगैरह में ये जो है आयोडीन। फिर कहता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मतलब प्रोटीन की कमी से क्वासासियोरकर एवं मरासमस नामक बीमारी होती है। अगला कहता है कि विमान के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान किस कारण व्यक्ति के कान में चोट लग सकता है? तो देखिए इसका रीज़न जो है, जब टेक ऑफ कर रहा है तो एयर प्रेशर कम जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हवा जो है बाहर निकलने की कोशिश करती है, वहीं लैंडिंग में एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो एयर जो है ये अंदर आने की कोशिश करती है, तो इस स्थिति में जो कान को है क्षति पहुँच सकती है। तो इसका मूल कारण है एयर प्रेशर, वायु दाब। नेक्स्ट कहता है कि ड्रॉप्सी एक ऐसी बीमारी है,
एक बीमारी है ड्रॉपसी, ये किसकी वजह से होता है? जिसमें शरीर जो है फूलने लगता है। तो ड्रॉपसी नामक बीमारी होता है खराब सरसों के तेल को खाने से। ठीक है, जब आप खराब सरसों का तेल या मतलब दूषित सरसों का तेल खा रहे हैं तो इसमें शरीर जो है फूलने लगेगा। खास करके मतलब जो निरंतर यूज्ड आप कह सकते हैं तेल, जिसमें कि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जो होता है, जैसे मान लीजिए चाउमीन टाइप का फास्ट फूड, जो लगातार तेल जो है कई दफ़ा जो है वो एक ही जगह पर भुन रहा है, इस तरह को खाने से मोटापन होता है, आगे जाके ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। नेक्स्ट कहता है कि शरीर में संयोजी उत्तक बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है विटामिन सी। और विटामिन सी जो है जो विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन पढ़ लिया हम लोगों ने। आरबीसी की परिपक्वता में मतलब आरबीसी के निर्माण में उसको सही से कार्य कराने में सहायक विटामिन है B12, जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट कहता है कि यौन संचारित रोग है। तो देखिए यौन संचारित रोग है सिफिलिस, जो कि टेपोनिमा पैलिडियम के कारण होता है। गोनेरिया, निसीरिया गोनेरिया के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गोदना टैटू से कौन सी बीमारी फैल सकती है? जो हम लोग टैटू कराते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो इससे हेपेटाइटिस बी एवं एड्स होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बर्ड फ्लू का क्या कारण है? तो बर्ड फ्लू फैलाने का जो मुख्य रीज़न होती है, ये फैलाती है मुर्गियाँ। ठीक है, और बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी कहते हैं। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी कहते हैं। और ये देखिए ये H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू अलग है, बर्ड फ्लू अलग है। स्वाइन फ्लू सुअर से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील और मूत्र से उत्सर्जित होता है? तो देखिए विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि ये जल में घुलनशील है और विटामिन सी जो है मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। सवाल पूछा जाता है कि किस विटामिन का नष्ट खाना बनाने पर हो जाता है? विटामिन सी। ठीक है, एक तो मतलब वो उसको जब हम लोग सब्जी धो रहे हैं या कुछ धो रहे हैं तो उसमें वो जल में घुलनशील होकर निकल गया, ऊपर से उसे गर्म कर रहे हैं तो भी वो नष्ट हो गया। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया रतौंधी होती है। विटामिन डी की बात कर लें तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल है, हड्डी के लिए ज़रूरी होता है, कमी से रिकेट्स ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। ऑस्टोमेलेसिया होने पर हम लोग कैल्शियम को यूज़ करते हैं, खाते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। बात कर लें विटामिन ई की तो इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसकी कमी से मतलब जनन शक्ति जो है ये कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि किसने बताया कि मलेरिया जो है एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने, इन्होंने बताया था मलेरिया एक विशेष प्रकार का जब मच्छर काटेगा तो ही होगा। और मलेरिया से प्रभावित अंग की बात करें तो आरबीसी एवं लीवर मलेरिया में प्रभावित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल और एक्सरे को खोजा था रॉन्टिजन ने। अगला कहता है कि नोसोकेमियल संक्रमण क्या है? तो नोसोकेमियल संक्रमण होता है अस्पताल से होने वाला संक्रमण। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि कालाजार का वाहक कौन सा होता है? तो कालाजार नामक बीमारी जो है ये इसका वाहक है सैंड फ्लाई। ठीक है, इसे बालू मक्खी भी कह लेते हैं। इसमें लीवर, पलिया, ये सारे चीज़ प्रभावित हो जाते हैं कालाजार में। बात कर लें निद्रा रोग की तो ये जो है ट्रिपोनोसोमी के कारण होता है और इसका जो वाहक है ये सीसी मक्खी, ये ऐसे ही नाम है, सैंड फ्लाई, सीसी मक्खी, अलग अलग बीमारी, अलग अलग नाम। नेक्स्ट कहता है गंडमाला, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, इसके कारण कौन सी ग्रंथि हमारी जो है बढ़ जाती है? तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन, इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन को ध्यान रखिए, एड्रेनलिन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, जिसका नाम है फाइट, फियर, फ्लाइट। और एड्रेनलिन को ही आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो ये मानव रोग से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। इसका पार्ट 2 हम लोग जल्दी करेंगे। देखिए 60 क्वेश्चन में इतना लंबा वीडियो बन गया जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग 2 ही 4 लोग देखते हैं तो ये उनके लिए ही सही है।
तो जल्द ही इसका अगला पार्ट आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।